नीता को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी, तो वहीं उसकी नंद कोमल जो कि बहुत काली थी। इसलिए नीता आए दिन अपनी नंद का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीता को उसकी सास रेनू अपनी बहू से बोलती है। अरे बहू, मैं क्या कह रही थी, हमारी कोमल अब बड़ी हो चुकी है, तो उसकी अब शादी करा देते हैं। अगर तेरी नजर में कोई रिश्ता हो तो जरा मुझे बताना। मैंने यहाँ वहाँ बहुत हाथ पैर मार लिया। माँ जी, कैसा रिश्ता आएगा? आपको तो पता है ना कोमल कितनी काली है। हर कोई चाहता है कि उसकी बहू दिखने में सुंदर हो, गोरी हो, और वैसे भी आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप चाहती हो कि आपकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ पर आपकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन कहते हैं ना, हलवे में चीनी जितनी डालोगे हलवा उतना मीठा लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपकी बेटी है, उसे कोई अच्छा घर मिलने वाला तो है नहीं। बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपनी ही नंद के बारे में ऐसी बातें बोलती है। अरे भाभी तो मान सम्मान होती है, और तू मेरी बेटी के लिए इतने बुरे बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। अगर कल को मैं मर जाती हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो तू मेरी बेटी का क्या ही ध्यान रखेगी? तू तो ऐसे ही मेरी बेटी को ताने दे दे के मार देगी। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ननद की शादी हो जाए, इसीलिए जो भी लूला लंगड़ा मिले उससे शादी करवा दो, क्योंकि कोमल ना बहुत ज्यादा काली है हमारी, और सच्चाई यही है कि कोमल को कोई भी कालिया ही मिलेगा। कहते हैं सब्र करो, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। और तेरे कहने से मेरी बेटी की शादी किसी भी ऐसे वैसे से हो जाएगी क्या? क्या पता भगवान ने उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। अब हर किसी की किस्मत भी मेरी तरह थोड़ी होती है। तू कोई नीता अंबानी है क्या जो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है? ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कोमल को देखने के लिए एक लड़का अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आता है। जैसे ही कोमल चाय नाश्ता लेकर जाती है, लड़का और उसकी फैमिली दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका काला रंग देखकर हर कोई उससे शादी करने से मना कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल और उसकी माँ दोनों उदास हो जाती हैं और एक दिन कोमल अपनी माँ को समझाते हुए बोलती है। अरे माँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो? भगवान ने सबकी जोड़ी बनाकर भेजी है, और जिस दिन वो चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए, उस दिन अचानक मेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ इन चीजों को भी एंजॉय करो, क्योंकि हम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका जो मिल रहा है ना। बेटा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी समय रहते विदा हो जाए, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। बाकी तो भगवान ही जाने वो समय कब आएगा। खैर, ये सब छोड़ो और अपनी भाभी के साथ जरा मार्केट चली जा। ऐसे ही दोनों नंद भाभी मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में एक चमचमाती बड़ी सी कार आती है और उस कार से नीता को थोड़ी सी टक्कर लग जाती है और नीता बिना कुछ सोचे समझे कार वाले से लड़ने लगती है। अरे अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसे राह चलते किसी को भी उड़ा दोगे क्या? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई है। तुम जैसे बिगड़े बाप की औलाद को मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ बाप ने गाड़ी क्या दिला दी, खुद को अंबानी समझने लगे हो? तभी वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो कार से बाहर आता है। अर्जुन भी दिखने में काला था और अर्जुन के काले रंग का मजाक बनाते हुए नीता उससे बोलती है। अरे ओ कलुए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आता तो सड़क पर ऐसे गाड़ी लेकर निकला भी मत करो। जैसा रंग है ना, वैसे ही कर्म है तुम्हारे। भाभी, ये क्या तरीका है? आप किसी को भी उसकी राइम के लिए इस तरह सुनाओगी क्या? और सच बताओ तो गलती आपकी। वो बिल्कुल सही जा रही थी, आप ही गलत साइड से चला रही थी, जिस वजह से आपको टक्कर लगी। और ये छोटी मोटी एक्सीडेंट तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसके रंग के लिए ताने दोगी। हाँ, काफी समझदार हो आप, लेकिन आपके साथ ही ये जो बैल बुद्धि है ना, इससे भी थोड़ी सी अकल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा इसका। खैर, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। बाकी आप सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। देखो, मैं अपनी भाभी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे ओ कल्लू माई, तू मेरी ननद है या फिर इसकी? अरे लड़का देखा नहीं कि मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए तुम्हारे? अरे इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। एक तो तुम्हारा रंग ऐसा है, ऊपर से लड़के देखते ही तुम्हारा मन डोल जाता है। भाभी, लिमिट में बात करो। मैं यहाँ इंसानियत की बात कर रही हूँ। मेरी आदत तुम्हारी तरह नहीं है कि मैं रंग रूप देखकर इंसान से बात करूँ। इस तरह से नीता और कोमल थोड़ी देर बाद घर आ जाती हैं। नीता और कोमल से नाराज हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। नीता अपनी नंद से बातचीत करना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कोमल के घर पर उसका रिश्ता लेकर आता है और कोमल की माँ से कहता है।
नमस्ते आंटी। दरअसल मैं आपकी बेटी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं पहली बार ही उससे रास्ते में मिला था और उसी दिन समझ गया था कि आपकी बेटी मन की बहुत अच्छी है। आसपास के लोगों से पूछ पूछ कर मैं आपके घर आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? अरे भाई, तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें तुम्हारे बारे में। आंटी जी, इतना ध्यान रखना कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दरअसल इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं, और इस शहर में ही नहीं बल्कि ऐसे कई अलग अलग शहर हैं जहाँ पर मेरा बिजनेस चलता है। और मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ना गोरी चमड़ी वाली लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अपने रंग को लेकर, खूबसूरती को लेकर बहुत घमंड होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी मेरी तरह ही दिखाई दे। इसलिए जब मैं आपकी बेटी से पहली बार मिला था तब मैं समझ गया था कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि उस समय उसने सही का साथ दिया था, ना कि अपनी भाभी का। तभी वहाँ पर नीता और कोमल आती हैं। वो सभी आपस में सारी बातें करने लगती हैं। तब जाकर नीता को पता चलता है कि अर्जुन एक करोड़पति है और वो करोड़पति उसी के घर उसकी काली नंद के लिए रिश्ता लेकर आया है। ये देखकर नीता को बहुत जलन होती है और वो कहती है, अरे माँ जी, इस लड़के से ना हम अपनी कोमल की शादी नहीं कराएंगे। अरे ये करोड़पति है, आगे जाकर क्या पता हमारी कोमल को छोड़ वोड़ दे। और वैसे भी इतनी जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। ज्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं तो एक दिन सपना टूट जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो तुम्हें मेरी बेटी की शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी अर्जुन से ही होगी। कोमल भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से कोमल और अर्जुन की बड़ी धूमधाम से एक आलीशान तरीके से शादी हो जाती है और नीता देखती रह जाती है। सुमित्रा के 5 बेटे थे, जिसमें से सुमित्रा के 4 बड़े बेटे रवि, सूरज, निखिल और अखिल विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। तो वही सुमित्रा का 5वां और सबसे छोटा बेटा नितिन सुमित्रा के बिगड़ नहीं रह सकता था। वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने 5 बेटों से बोलती है, तुम चारों को विदेश जाना था ना पढ़ाई करने के लिए, और मैंने तुम चारों की पढ़ाई के पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन मेरी ना एक शर्त है। क्या माँ, हर चीज में तुम्हारी शर्त होती है? अब जल्दी से बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरा लाडला बेटा नितिन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता, और मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं कर सकती। इसीलिए तुम चारों एक साथ जाओगे। नितिन भी तुम्हारे साथ जाएगा। वो भी तुम्हारे साथ रहकर विदेश में पढ़ाई कर सकेगा और अच्छी नौकरी पाएगा। माँ, हमने कब नितिन को पढ़ाई करने से रोका है? वही आपका चमचा बना फिरता है। हमें नितिन को अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह सवाल आपको एक बार नितिन से पूछ लेना चाहिए कि वो हमारे साथ जाना चाहता है या नहीं। माँ, मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई और नौकरी करूंगा और अपने चारों भाइयों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मुझे अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए फिजूल के खर्चे नहीं करने और ना ही विदेश जाना है। लेकिन बेटा, तेरे चारों भाई तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन तू क्यों नहीं जाना चाहता? माँ, मैं जानता हूँ आप मुझे भी खुद से दूर क्यों करना चाहती हो, पर आप बेफिक्र रहो। मैं कभी भी आपको इस बात के लिए ताने नहीं दूंगा। आप तो मेरी दुनिया हो। सुमित्रा के लाख बोलने पर भी नितिन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता और सुमित्रा के चारों बेटे विदेश चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और सुमित्रा के 5 बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के 4 बेटे विदेश से आने वाले होते हैं। नितिन बेटा, आज तेरे सारे भाई वापस आ रहे हैं, तो घर को अच्छे से सजा देना। चारों खुश हो जाने चाहिए, उनको ये ना लगे कि हम खुश नहीं हैं। अच्छा माँ, चारों भाई घर आ रहे हैं। अब तो तुम रिश्ते की बात उनसे करोगी ना, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके घर वाले अब और ज्यादा समय नहीं रुकना चाहते। हाँ बेटा, मैं तेरे चारों भाइयों की शादी ना इसी साल करवाऊंगी, और तेरी भी। आखिर मुझे भी तो अपने घर में बहू चाहिए ना। इतना बड़ा घर है, अकेले ना बोर हो जाती हूँ मैं। पूरा घर खाली खाली लगता है। कम से कम बहू आएगी तो घर हरा भरा रहेगा। नितिन और सुमित्रा बहुत खुश थे क्योंकि सुमित्रा के 4 बड़े बेटे घर आ रहे थे। पर ये क्या, सुमित्रा के 4 बड़े बेटे अपने साथ अपनी बीवियों को लेकर आते हैं जो कि विदेशी होती है। अपनी विदेशी 4 बहुओं को देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर हर बार की तरह सुमित्रा अपने 4 बेटों के लिए अपनी विदेशी बहुओं को अपना लेती है और उनसे कहती है,
मेरी चारों विदेशी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों ने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। खैर, मेरी प्यारी बहुओं का नाम क्या है? माँ, ये मेरी बीवी लिली है और वो तीनों हैं रोज, लैला और जूली। सासू माँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा। डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारी माँ हिंदी बोलकर हमारा स्वागत करेगी। अच्छा हुआ जो हमने अपनी कंट्री में हिंदी बोलना सीख लिया, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होती। वैसे फ्रेंड्स, क्या तुम लोग थके नहीं हो? मैं तो बहुत थक गई हूँ। सासू माँ, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए और हमें कमरा बता दीजिए। हाँ बहू, मैं तुम चारों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अब सुमित्रा अपनी चारों बहुओं को उनके कमरे में भेज देती है। सुमित्रा की चारों विदेशी बहू बहुत लालची और घमंडी थी, पर फिर भी सुमित्रा कुछ नहीं कहती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा की चारों बहू घर का एक काम नहीं करती और अकेले बेचारी सुमित्रा घर के कामों में लगी रहती। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर एक दिन नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे चारों भाइयों ने तो शादी कर ली, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरी शादी करवा दो। हाँ नितिन बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल ही जाऊं तेरा रिश्ता लेकर सुहाना के घर। अब सुमित्रा अगले ही दिन नितिन का रिश्ता लेकर सुहाना के घर जाती है और बहुत जल्द नितिन और सुहाना का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन रिश्ता तय होते ही सुमित्रा की चारों बहुएं अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और एक दिन आपस में बातें करती है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत जल्द इस घर में हमारी देसी देवरानी आने वाली है। हमारे पास बहुत कम समय है। जल्द से जल्द हमें इस घर का बंटवारा करना होगा और अपने हिस्से की जमीन बेचकर हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट होना होगा। ओ वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देवर की शादी हो रही है और जितनी जल्दी शादी हो जाएगी देवरानी भी आ जाएंगी। जल्दी जल्दी देवरानी आ जाएंगी तो घर का बंटवारा भी हो जाएगा, वरना हम उस नितिन की बीवी का इंतजार करना पड़ेगा और यहाँ सड़ना पड़ेगा। सुमित्रा की चारों बहू घर का बंटवारा चाहती थी, इसलिए नितिन की शादी से वो खुश थी। बहुत जल्द नितिन की शादी हो जाती है और सुहाना घर आती है, जिसके बाद सुहाना की चारों जेठानी उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव करती है और बिना बात के उससे लड़ती रहती है। ये गवार, तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं आता। जैसे तुम्हारे गंदे कपड़े वैसे तुम्हारी शक्ल है। जेठानी जी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप हमेशा मुझे इस तरह से खरी खोटी क्यों सुनाते रहती हो? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम देसी गंवार हो, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो और वैसे भी हमेशा साड़ी पहन कर यहाँ वहाँ खड़ी हो जाती हो। हमने सोचा था कि हमारी देवरानी हमारी तरह होगी, पर तुम तो देसी निकली और हम चारों तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस घर का बंटवारा होगा। रोज की बात सुमित्रा सुन लेती है और गुस्से में अपनी चारों बहुओं से बोलती है, अपनी मासूम देवरानी को परेशान करना बंद कर दो। और एक बात और, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। घर का बंटवारा तो होकर रहेगा, अगर आपके जीते जी ना सही तो आपके मरने के बाद ही, पर घर का बंटवारा होगा। और अगर घर का बंटवारा नहीं हुआ तो हम अपनी प्यारी देवरानी के साथ खुद को भी खत्म कर लेंगे और सारा इल्जाम आप पर डाल देंगे। माँ जी, ये चारों बहुत खतरनाक है। इन चारों का शुरू से यही मकसद रहा है कि वो इस घर का बंटवारा कर सके और अपने हिस्से की जमीन बेचकर विदेश शिफ्ट हो सके। इसीलिए ना आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। वैसे भी आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना ही है। मेरे बंटवारे में मेरी सास है, बस मुझे वही चाहिए। आखिरकार सुहाना की चारों जेठानी लड़ झगड़ कर एक घर का बंटवारा कर लेती हैं और साथ ही साथ हर तरह की हर एक छोटी बड़ी चीज का भी बंटवारा करती हैं और अपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर विदेश चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर नितिन और सुहाना अपनी माँ के साथ रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों बाद सुहाना की चारों जेठानी अपने पति के साथ घर वापस आती है। सुहाना माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने अपने रहने के भी आखिरी जगह बेच दी और विदेश चले गए, ये सोचकर कि हमारे नालायक पति एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हम विदेश में आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। पर ये चारों कुछ नहीं कर सके
और माँ जी घर का बंटवारा हम नहीं, आपके नालायक बेटे चाहते थे, क्योंकि जमीन और पैसों की जरूरत उन्हें थी। माँ जी, जिसको तरक्की करनी होती है वो अपने देश में भी रहकर तरक्की कर सकता है, लेकिन आपके इन नालायक बेटों ने तो हमें भी रोड पे ला दिया है। हम इन नालायकों को छोड़ भी नहीं सकते। बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये गलती ना मेरे ही बेटे ने की है। इसमें तुम चारों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। हाँ दीदी, आप सब हमारे साथ रह सकती हैं। सुहाना की चारों जेठानियों को माफ कर देती है और उन्हें एक मौका और देती है, जिसके बाद वो सभी एक छोटे से घर में एक साथ रहते हैं। राजीव पेशे से एक डॉक्टर था। राजीव अपने घर में अपनी माँ तारा और बीवी पूजा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव को हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। तभी पूजा राजीव से कहती है, राजीव जी, कहीं हॉस्पिटल में आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो तो मैं जानती हूँ राजीव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बहुत मिल रहे हैं मुझे। अरे क्या पूजा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? भूल गई क्या, तुम्हारा पति एक डॉक्टर है। पूरे दिन न जाने कितने पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट बेहोश होकर मुझ पर गिर जाते हैं, शायद तभी लिपस्टिक के निशान लग जाते होंगे। पूजा राजीव से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो राजीव के हर झूठ को सच मानती थी। अब राजीव हॉस्पिटल चला जाता है, जहां रूबी नाम की एक नर्स वार्ड नंबर 21 में एक पेशेंट को देख रही होती है। नर्स, अगर तुम्हारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई हो तो क्या तुम अब अपनी दूसरी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर, बस 5 मिनट। इस तरह से राजीव अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपने पेशेंट को देखकर राजीव के पास जाती है, जहां राजीव रूबी के कैबिन में आते ही उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, तुम जानती हो ना कि मेरी सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट है, पर मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले आ जाता हूँ। इस 6 घंटे की शिफ्ट को मैं 8 घंटे तक रखता हूँ, पर फिर भी तुम अपने पेशेंट में लगी रहती हो। तुम्हारा मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि मैं हर समय आपके पास रहूं, आप अपने घर में अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते हमारे रिश्ते के बारे में? रूबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बीमार रहती है। अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए, बस इसलिए मैं तुमसे थोड़ा समय मांगता रहता हूँ। पर राजीव जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में शादी की बात किसने भर दी। अब इस बेवकूफ नर्स को कैसे बताऊं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। राजीव, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं रूबी, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकूं और उन्हें मना भी सकूं। रूबी नहीं जानती थी कि राजीव अपनी बीवी के साथ उसे भी धोखा दे रहा है। रूबी को कुछ जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजीव शादीशुदा है। बेचारी रूबी का सपना था कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ काम करे और राजीव एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और रूबी इस बात से खुश थी कि इस हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और राजीव इसी तरह से रूबी का इस्तेमाल करता है। एक दिन राजीव लंच ले जाना भूल जाता है। तभी पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, राजीव जी अपना लंच भूल गए। आप तो जानते ही हैं कि वो बाहर का खाना खाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए आप यहीं रहिए, मैं भी राजीव जी का लंच हॉस्पिटल में देकर आती हूँ। अरे बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बाहर जा रही थी, रास्ते में राजीव का हॉस्पिटल पड़ता है, तो जाते जाते मैं उसे लंच दे दूंगी। तू आराम से घर में बैठ। और तू ये मत भूला कर कि तू अभी गर्भवती है और ऐसे में तुझे अपना और बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। पर माँ जी, अभी तो मेरा 3रा ही महीना चल रहा है। डॉक्टर की बीवी है, लेकिन इतना भी नहीं पता तुझे कि शुरुआती के कुछ ही महीनों में अपना कितना ख्याल रखना पड़ता है। और अभी तू अपनी सास से बहस मत कर, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जा। राजीव को लंच मैं दे आऊंगी। इतना बोलकर तारा राजीव का लंच लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तारा राजीव के कैबिन में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी राजीव अपनी माँ को हॉस्पिटल में देख लेता है और रूबी से बोलता है,
रूबी तुम जल्दी से मेरे कैबिनेट से बाहर जाओ, मेरी माँ आ रही है। अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। राजीव, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं भी इस हॉस्पिटल की नर्स हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक साथ देख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ रूबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर प्लीज तुम कुछ देर के लिए मेरे कैबिन से चली जाओ। जैसे ही मेरी माँ चली जाएगी तुम वापस आ जाना। अगर माँ ने मुझे रूबी के साथ देख लिया तो माँ को शक हो जाएगा। इस तरह से राजीव रूबी को बार बार वहाँ से जाने के लिए कहता है। राजीव के बोलने पर रूबी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, पर तारा रूबी को राजीव के कैबिन से जाते हुए देख लेती है और राजीव से कहती है, राजीव बेटा, लंच के समय में ये नर्स तेरे कैबिन में क्या कर रही है? वो माँ दरअसल उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, इसलिए वो लंच के समय पर यहाँ मुझसे छुट्टी मांगने के लिए आई थी। पर आप यहाँ अचानक? अब क्या करूं, तुझे तो अपनी सेहत का ख्याल है नहीं, लेकिन मैं तो हूँ तेरी माँ, इसीलिए मैं खुद तेरा लंच लेकर हॉस्पिटल आ गई। और अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहू अकेली है। इतना बोलकर तारा हॉस्पिटल से जाने लगती है, पर रूबी तारा को इम्प्रेस करने के लिए तारा के पास जाती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? माँ जी, बस आपको देखकर मेरा दिल किया कि आपका आशीर्वाद ले लूं। वैसे भी मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आखिर मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो मैं अपनी नई दुनिया बसा पाऊंगी। बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो, और अगर सच में ऐसी बात है तो भगवान करे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अरे बेटा, तुम्हारे घर पे तो इमरजेंसी आ गई थी ना, फिर तुम अभी तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गई? हाँ माँ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दरअसल, पर अब सब कुछ ठीक है, बस इसीलिए मैं घर नहीं गई। वैसे माँ जी, आप अभी अभी आई हैं और अभी घर जा रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, घर पर बहू अकेली है और वो अभी पेट से है। ऐसे में बहू को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती, बस इसीलिए मैं राजीव का लंच लेकर यहाँ आ गई। अब जैसे ही रूबी को पता चलता है कि राजीव शादीशुदा है और उसने उससे झूठ कहा, रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई राजीव के पास जाती है। राजीव, मुझे सब समझ आ गया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। तुम पिछले 3 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब तुम्हारी शादी पहले से हो रखी है तो तुमने अपना चक्कर मुझसे क्यों चलाया? अब जब तुझे सब पता चली गया तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा और मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैंने तुझसे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चक्कर चलाया। बोल क्या कर लेगी? राजीव का असली रूप देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो ठान लेती है कि वो राजीव का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी, और इसलिए रूबी राजीव के घर जाकर उसकी माँ और बीवी को सारी सच्चाई बता देती है। रात को जब राजीव घर आता है और वो घर पर रूबी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूजा राजीव को एक थप्पड़ लगाकर उससे कहती है, आपको शर्म नहीं आया एक नर्स के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे आपने सिर्फ रूबी को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है, हमारे बच्चे को भी। और मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी नर्स को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। सारी सच्चाई जानने के बाद रूबी भी राजीव को छोड़कर उसकी जिंदगी और उस हॉस्पिटल से हमेशा के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी उसे डाइवोर्स ले लेती है, जिसके बाद राजीव को उसके किए की सजा मिल जाती है। राजीव पेशे से एक डॉक्टर था। राजीव अपने घर में अपनी माँ तारा और बीवी पूजा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव को हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। तभी पूजा राजीव से कहती है, राजीव जी, कहीं हॉस्पिटल में आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो तो मैं जानती हूँ राजीव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बहुत मिल रहे हैं मुझे। अरे क्या पूजा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? भूल गई क्या, तुम्हारा पति एक डॉक्टर है। पूरे दिन न जाने कितने पेशेंट आते हैं। कई पेशेंट बेहोश होकर मुझ पर गिर जाते हैं, शायद तभी लिपस्टिक के निशान लग जाते होंगे। पूजा राजीव से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो राजीव के हर झूठ को सच मानती थी। अब राजीव हॉस्पिटल चला जाता है, जहां रूबी नाम की एक नर्स वार्ड नंबर 21 में एक पेशेंट को देख रही होती है। नर्स, अगर तुम्हारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई हो तो
क्या तुम अब अपनी दूसरी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर, बस 5 मिनट। इस तरह से राजीव अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपने पेशेंट को देखकर राजीव के पास जाती है, जहां राजीव रूबी के कैबिन में आते ही उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, तुम जानती हो ना कि मेरी सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट है, पर मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले आ जाता हूँ। इस 6 घंटे की शिफ्ट को मैं 8 घंटे तक रखता हूँ, पर फिर भी तुम अपने पेशेंट में लगी रहती हो। तुम्हारा मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि मैं हर समय आपके पास रहूं, आप अपने घर में अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते हमारे रिश्ते के बारे में? रूबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बीमार रहती है। अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए, बस इसलिए मैं तुमसे थोड़ा समय मांगता रहता हूँ। पर राजीव जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में शादी की बात किसने भर दी। अब इस बेवकूफ नर्स को कैसे बताऊं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। राजीव, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं रूबी, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकूं और उन्हें मना भी सकूं।